हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था अंकेक्षण के अर्थ में। नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं, अंकेक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ एग्जाम में पूछेंगे तो भी आप इजीली कर दोगे कि सब ऑडिटर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो एक अच्छे बिजनेसमैन में गुण होते हैं वो सारे गुण किस में होने चाहिए, क्योंकि ऑडिट किसकी करते हैं नॉर्मली हम, बिजनेस की। तो बिजनेसमैन के जो गुण हैं वो सारे गुण इसमें होने चाहिए। प्रोफेसर डिक्सी ने ऑडिटर के कुछ पर्सनल क्वालिटीज बताई कि सब ऑडिटर को ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, ऑडिटर को विवेकपूर्ण होना चाहिए कि वो अपना विवेक यूज करे, धैर्यवान होना चाहिए। अच्छा, धैर्यवान का मतलब, धैर्यवान का मतलब क्या है? देखो मैं आपको इसमें मेरा किस्सा सुनाता हूँ, धैर्यवान से आपको समझ में आएगा। जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, आर्टिकलशिप जब हम सीए के अंडर में ट्रेनिंग करते थे तो नए नए जोशीले जवान थे, 20 साल उम्र थी हमारी, ऑडिट करने पहुंच गए बड़ी बड़ी कंपनियों की और अपने आप को वीआईपी समझते थे कि अरे साहब, क्योंकि वहाँ जो मेरे से डबल उम्र वाले थे वो भी सर 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 ऐसे करते थे कि ऑडिटर थे हम। तो साहब मुझे आज भी याद है, मरुद्रा एक्सपोर्ट की मैं ऑडिट करने गया, यहाँ रामबाग सर्किल पे उसका फैक्ट्री थी मरुद्रा एक्सपोर्ट की। तो वहाँ पर एक अकाउंटेंट साहब थे, मैंने 2-4 एंट्रियाँ देखी, मैंने कहा तुम्हें एंट्री करनी नहीं आती? मैंने डायरेक्ट उसको ही बोला, मैंने कहा ये क्या एंट्री कर रखी है, फर्जी एंट्रियाँ कर रखी है तुमने। उसने एंट्री क्या कर रखी थी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल टू ईएसआई पेबल टू प्रोविडेंट फंड पेबल, ऐसे करके एक एंट्री कर रखी थी। और बाद में एक एंट्री कर रखी थी सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये उन्होंने एंट्री कर रखी थी। तो मैंने साहब अटैक कर दिया उनके ऊपर डायरेक्ट, मैं कहा ये फर्जी एंट्री है, तुमने क्या कर दी एंट्री है। मैं कहा ये बताओ किसको दी है सैलरी? तो साहब 150 एम्प्लॉई है उनको दी है। तो मैंने कहा 150 का नाम का है यहाँ? फिर राम को सैलरी दी तो एंट्री क्या करते, सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम, फिर राम को पेमेंट किया तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। और तुमने तो एंट्री क्या कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल और सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। 150 एंट्रियों को एक एंट्री में निपटा दिया। अच्छा, ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है बेटा। हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो एक एक एम्प्लॉय की एंट्री थोड़ी होती है। अब कोई फैक्ट्री में 500 वर्कर है तो लोग क्या करते हैं मालूम है, 500 की एक लिस्ट बनती है, पूरी सैलरी शीट बनती है, एक सिंगल एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, और 500 को अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है एक सिंगल आरटीजीएस से। वो आरटीजीएस का फॉर्म भर के कहाँ देते हैं, बैंक में, बैंक वाला सबके अकाउंट में ऑटोमेटिक भेज देता है। यही तो होता है, जब आप लोग जूनियर अकाउंटेंट बनोगे तो आपके पास जो सैलरी आएगी सबके पास सेम डेट को आएगी और एक साथ आएगी, एक ही चेक से आती है वो। तो उन्होंने तो एंट्री सही कर रखी थी, पर हमारे में तो इतनी बुद्धि थी उस टाइम, तो मैंने अटैक कर दिया। मैंने कहा ये गलत कर रखी है, तुमको एंट्री नहीं आती, तुम अपने आप को अकाउंटेंट कहते हो, और ये वो 4 बातें उसको सुना दी। तो वो हंसने लग गया, बोले बेटा ये सही है। मैंने कहा कुछ सही नहीं है, गलत है, मैंने नोट कर लिया मैंने कि मैं इसको रिपोर्ट में लिखवाऊंगा। तो हंसने लग गए, बोले ठीक है आप अपने सर से बात कर लेना, वो रिपोर्ट में लिखें तो लिख देंगे। फिर जब बॉस हमारे फाइनल करने आए तो वो मेरे मजे लेने लगे अकाउंटेंट साहब कि साहब आपके जो फ्यूचर सीए है ना, ये जो बनने वाले हैं, इन्होंने मुझे कहा है कि ये एंट्री गलत है। तो मैंने कहा सर क्यों गलत नहीं है बताओ, राम का तो नाम ही नहीं है, श्याम का तो नाम ही नहीं है, उनको पेमेंट कर रहे हो आप, मैं कैसे कंफर्म करूं? तो सर ने कहा बेटा सैलरी शीट ले ले, उससे कंफर्म कर ले कि किसके अकाउंट में कितना पैसा गया है, ये एंट्री सही है। तो हम लोगों को क्या समझ में नहीं आता, इसलिए आपको कई बार पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्यवान बनना पड़ता है कि सामने वाले की बात तो सुनो, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री करने के 1000 तरीके हैं, कोई कैसे एंट्री करता है, कोई कैसे करता है। तो आपको धैर्यवान होना है।
आपको हमेशा सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। जो ही आपको लगे कि कुछ तो गड़बड़ है, तुरंत अलर्ट हो जाओ। लॉजिकल होना चाहिए, अगर आप अपनी कोई बात कह रहे हो तो उसके पीछे आपके पास में लॉजिक होना चाहिए। और आपको कैसा व्यक्ति होना चाहिए? रिलायबल, विश्वसनीय, वो तो हम होते ही हैं। तो सब ये सारे व्यक्तिगत गुण किसने बताए हैं? प्रोफेसर डिक्सी ने। ऑडिटर को टैक्सेशन का विशेष ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ऑडिट में हम मोस्टली चेक ही क्या करते हैं? इनकम टैक्स के प्रोविजन। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी की 15,000 रुपये सैलरी है और उसको कैश पेमेंट किया गया, एंट्री कर दी गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 15,000 रुपये। 15,000 का बाउचर भी था, अगले के साइन भी थे, पेमेंट भी किया गया है। बताओ सही है कि गलत है? गलत है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, पर इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को 10,000 से ज्यादा का पेमेंट आप केस नहीं कर सकते, नहीं तो वो पूरा का पूरा खर्चा क्या है? आपकी इनकम में ऐड होगा। 10,000 से ज्यादा पेमेंट केस में अलाउड ही नहीं है। तो हमको इसलिए टैक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, प्लस हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल का भी नॉलेज होना चाहिए। समझ में आ रही है? आपको इसमें से केवल एक पॉइंट ध्यान रखना है। कौन सा? अंकेक्षक को ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, यह कौन से वाद विवाद में कहा गया है? तो आप ये मेरे से पहले भी पढ़ चुके हैं। किसमें कहा गया है? लंदन एवं जनरल बैंक में। ऑडिटर में गुण होना चाहिए कौन सा? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। बताओ इसमें कितनी चीजें आती हैं? 3 चीजें। क्या क्या? 3 चीजें आती है ना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में। क्या क्या आती है बताओ? सबसे पहला क्वेश्चनिंग माइंड, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछो। दूसरा नीड टू अलर्ट, जो ही आपको डाउट लगे अलर्ट हो जाओ। और तीसरा क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, जो भी आपको साक्ष्य दिए गए हैं उनका गहन अध्ययन करें। ये गुण क्या कहलाता है आपका? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। और जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में बताया गया है, तो इन्होंने कहा ऑडिटर में और कोई गुण हो या नहीं हो, 3 गुण जरूर होने चाहिए। ऑडिटर को कैसा व्यक्ति होना चाहिए? ईमानदार। कैसा होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ और स्वतंत्र। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? बिना किसी पक्षपात के, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, यानी कि आपको अपने काम से काम रखना है, पक्षपात नहीं करना। तभी आप स्वतंत्र हो पाएंगे, तभी आप ईमानदार हो पाएंगे। तो ये ऑडिटर के कुछ क्या थे? गुण थे, जो नॉर्मली एग्जाम में आते नहीं है। कभी आ जाए तो आप ऐसे भी कर दोगे। अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट एक टॉपिक करवाने जा रहा हूं। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एक तो होता है डिटेल एग्जामिनेशन, डिटेल एग्जामिनेशन। एक आप कह सकते हो टेस्ट ऑडिट, या इसका दूसरा नाम क्या दे दूं? सैंपलिंग। एक आपसे पूछी जाती है एग्जामिनेशन इन डेप्थ, एग्जामिनेशन इन डेप्थ। ये तीनों चीजें थोड़ी थोड़ी सी अलग हैं। इसको अपन हिंदी में कहते हैं विस्तृत जांच, विस्तृत जांच। इसको अपन हिंदी में कहते हैं नमूना जांच, और इसको कहते हैं अपन गहन जांच, गहन जांच। अब इन तीनों में फर्क क्या है वो समझो। बताओ विस्तृत जांच का तात्पर्य क्या है? नाम से क्या लग रहा है आपको? एग्जामिनेशन इन डिटेल मतलब प्रत्येक लेन देनों को जांचना, प्रत्येक लेन देनों को जांचना। क्या बोल रहे हो? इन्वेस्टिगेशन तो अलग चीज हो गई। इन्वेस्टिगेशन एक्चुअल में ऑडिट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है, और वो करोगे तो विस्तृत करनी पड़ेगी। एक एक चीजों को जांचोगे तभी तो आप कोई परिणाम दे पाओगे, पर वो अलग चीज है। ये तो मैं ऑडिट के पार्ट बता रहा हूं
कि ऑडिट में 3 तरह की जांच होती है। एक तो होती है डिटेल एग्जामिनेशन। डिटेल एग्जामिनेशन का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक लेन देन को जांचना। क्या ये हम लोग काम करते हैं इस तरीके से? बताओ, क्या हर एक एंट्री को जांचते हैं हम, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं? देखो, छोटा मोटा व्यापारी हो और उसकी ऑडिट करने जाए, जैसे मान लो कोई किराने की दुकान वाला है, कोई पान की दुकान वाला है, छोटा मोटा है अगर कोई, जिसका साल में 2 करोड़ का टर्नओवर हुआ है पूरी साल में ही, तो उसके एक एक लेन देनों को भी जांचेंगे तो हमको 3-4 दिन लगेंगे और एक एक लेन देनों को जांच देंगे। लेकिन सोचो अगर हम रिलायंस की ऑडिट करने जा रहे हैं, जिसके यहाँ पे 200 सीए तो नौकरी करते हैं। अब 200 सीए नौकरी कर रहे हैं तो वो कोई मजाक तो कर नहीं रहे, और वो भी स्ट्रेस में रह के काम करते हैं, सारे दिन ओवरलोड वर्क रहता है। और हमारे जैसा एक आदमी जाए और 2-4 दिन में ऑडिट करके आ जाए, संभव है क्या? अगर मैं वहां पर एक एक लेन देनों को जांचने लग गया तो फिर मुझे कौन जांचेगा, आप बता दो। ये संभव ही नहीं है। समझ में आ रहा है? और फायदा क्या है? आपको चाय बनानी आती है, चाय में मीठा सही हुआ नहीं हुआ कैसे चेक करेंगे? है सामने वाला तो बताएगा, तब तक भजन सुना देगा। बेटा ऐसे थोड़ी करोगे। अभी मान लो कोई लड़के वाले आपको देखने आ जाए, आप चाय बना के ले जाओ और उससे पूछो, हाँ भाई बता कैसी बनी है? क्या बोल रहे हो? ये लो, शर्मा गया। बताओ, अरे बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, चाय में मीठा हुआ नहीं हुआ कैसे चेक करेंगे? अच्छा, पूरे पतीले को पी के देखेंगे तो भी चाय खत्म। एक सैंपल लेंगे, एक चम्मच, क्या वो चम्मच कुल का प्रतिनिधित्व कर रही है? क्या टोटल को रिप्रेजेंट कर रही है? तो फिर पूरे को पी के देखने की जरूरत कहाँ है, जब काम आपका एक चम्मच से हो रहा है। तो यही कहानी यहाँ पर है। बल्कि इसमें तो समय भी खराब होगा, प्रयास भी अधिक लगेंगे, और कई बार रिजल्ट भी बेकार आते हैं। तो हमारे एक गुरुजी थे, मोहन जी नाम था उनका, हिंदी के टीचर थे। बस उनको हिंदी के अलावा सब कुछ आता था। हिंदी के टीचर थे, पढ़ाते तो थे नहीं, पढ़ाते ही नहीं थे, और उनको क्लास में बैठे बैठे नींद आती रहती थी। सरकारी स्कूल के मास्टर ऐसे ही होते हैं, वो आते और बोलते, देखो रे तुमको जो करना है करो, पर आवाज मत करना, मैं सो रहा हूँ। कोई शोरगुल नहीं करेगा, जिसको जो करना है करो, मैं सो रहा हूँ। मैं गुरु जी कोर्स, अब मेरे जैसा कोई बोलते, बोले गुरु जी कोर्स भी तो कराना है, पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? बोले देख बेटा, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। बोले मस्त रहो, तुम्हें पास करना है मैं कर दूंगा, तुमको किसी को फेल नहीं करूंगा, मस्त रहो तुम सब। क्योंकि 11th में तो यही होता था, गुरुजी को ही चेक करनी, गुरुजी को ही नंबर देने। तो पहले ही, एक दिन पहले ही पेपर बता देते थे कि कल ये पूछेंगे बच्चों, ये रट लाना, और नहीं रट पाओ तो कोई बात नहीं, एग्जाम वाले हॉल में भी मैं ही आके बैठूंगा, कर लेना जो करना है। ऐसे ही होता था पहले। तो देखो क्या होता है, कई बार जब हम एक एक लेन देनों को जांचते हैं तो प्रयास भी ज्यादा लग रहे हैं, समय भी ज्यादा लग रहे हैं, बल्कि कंफ्यूजन और बढ़ रहा है। तो उसका तोड़ क्या आया? नमूना जांच। अब बताओ नमूना जांच क्या होता है? हालांकि मैं नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। बताओ, क्या प्रत्येक लेन देनों को जांचेंगे? तो किसको जांचेंगे? कुछ चुने गए लेन देनों की जांच, कुछ चुने गए लेन देनों की जांच। सबको नहीं जांचेंगे हम, यहां पे कुछ सेलेक्ट करेंगे और उनको जांचेंगे। अब बात आती है कि सर सेलेक्ट किसको करें? ये अंक 1 का पेशेवर क्या है, निर्णय है। आपको जो ठीक लगे वो सिलेक्ट करो, पर इसके लिए एक सब्जेक्ट है आपके स्टैटिक्स, सुना हुआ है? सांख्यिकी। सांख्यिकी में सैंपलिंग का एक चैप्टर आता है, तो उसमें सैंपलिंग के कई तरह के क्या बताए गए हैं, मेथड्स, कि सैंपल निकालने का भी तरीका होता है नहीं होता? जैसे मैं आपको बात बताता हूं, उस समय की बात है जब चांदी 75,000 रुपए की हो गई थी, जो आज अभी 55-60 चल रही है, चांदी कितने की हो गई थी? 75,000 की रेट की हो गई थी साहब। तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा अपने पास कुछ चांदी पड़ी है, बेचिया। मैं कहा आपके पास कौन सी चांदी है? बोले टूट फूट हो जाती है, जैसे कोई पाजी टूट गई, कोई अंगूठी टूट गई। तो मैंने कहा वो कितनी एक होगी, 100-200 ग्राम? बोले नहीं, 1 किलो चांदी है।
कहा बढ़िया है, लाओ। वो 1 किलो चांदी लेके मैं सुनार के पास गया। मैं कहा भाई साहब ये चांदी खरीद लो, मेरे को पैसा दे दो। सुनार ने कहा जी हम तो बेचते ही हैं, खरीदते नहीं है। तो मैंने कहा आप चांदी बनाते हो, चांदी के गहने बनाते हो तो चांदी तो लाते होंगे। बोला हम मार्केट से लाते हैं, आप वाली चांदी हमारे कोई काम की नहीं है। तो मैंने कहा इसको कहाँ बेचूं? बोला आप जोरी बाजार जाओ और जोरी बाजार में जाके इसको कोई बंगाली के पास में इसको सबको गलाओ। तो मैं गया जोरी बाजार, वहां कहीं बंगाली बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं उसको पूरे को भट्टी में लगा के गला के एक बिस्किट टाइप का सा बना के दे देंगे। तो उसने क्या किया, उसको गलाया ताप में, तो पानी के जैसे हो जाती है, ऊपर जितने भी आपके मेल थे ना वो ऊपर आ जाते हैं। तो वो मेल और वो कचरा तो उठा के दे दिया, बोले ये तो आपका कचरा संभालो। तो 200 ग्राम तो वहीं उड़ गई। 1 किलो चांदी में 200 ग्राम तो मेल निकल गया अलग से, 800 ग्राम चांदी बच गई। मैं गया सुनार के पास, ला भैया 800 ग्राम के पैसे दे। उसने कहा साहब इसमें प्योरिटी कितनी है? मैं कहा मुझे क्या मालूम। बोले इसका एक सर्टिफिकेट बना के लाओ और जोरी बाजार में टंच हाउस हो रहे हैं वहां जाओ। तो मैं गया टंच हाउस वाले के पास, उसने क्या किया उस सिल्ली में से एक जगह से इतनी सी चांदी निकाली टंच करके, उसमें पता नहीं क्या केमिकल डाले क्या नहीं डाले, और सर्टिफिकेट दे दिया भाई इसमें 70% प्योरिटी है, 30% क्या है इसमें मिलावट है। तो 800 का 70% कितना हो गया? 560 ग्राम के पैसे मिले मेरे को 1 किलो चांदी में। इसे बच्चों कभी भी जिंदगी में गहने मत खरीदना, सिर्फ उतने ही खरीदना जितने पहनने हो। इन्वेस्टमेंट के लिए सोना चांदी बेकार, और अगर सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट करना है तो डायरेक्ट सिल्ली लेना, गहने मत लेना, बिस्किट लेना डायरेक्ट, जिसमें भी 99.99% का क्या है प्योरिटी का मार्का है, तब तो पूरे पैसे मिलेंगे। और ये जो अपन शादी ब्याह में गहने वगैरह ये देते हैं ना, ये सब बकवास है, जितना जरूरत है उतना रखो। तो बताओ एक इतने से टंच से पूरी चांदी की उसने कैलकुलेशन दे दी, कैसा होता है? इसको क्या कहते हैं अपन? सैंपलिंग। अब कैसे चुनना है, किस तरीके से चुनना है, यह आपका निर्णय है, पर जो चुने गए लेन देन है वो किसका प्रतिनिधित्व करने चाहिए? सबका। तो ये नमूना जो है, यह नमूना कुल का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। यह नमूना कुल का यानी कि टोटल का प्रतिनिधित्व करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो अब बताओ ऑडिटर 100% चेक करे या कुछ एक को चेक कर ले? और राय किस पे दें, कुछ एक पे कि 100% पे? 100% पे देनी है राय, कुछ एक को चेक करके। क्या इसमें जोखिम नहीं है? बताओ जोखिम है या नहीं है? बिल्कुल। आपने 2-4 को चेक किया वो सही मिले तो आपने सबको ही क्या बोल दिया? और यह उल्टा भी हो सकता है, 2-4 चेक किए और आपको, जैसे मैं आपको बताऊं एक फॉरेनर की बात बताता हूं, एक बार मेरे से टकरा गया हमारे गांव में जहां मैं रहता था। मुझे आज भी याद है, ये बात है 1997 की। पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था, पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूरा अंधेरा हो गया था एकदम से 1997 में। और साहब उसका जो पूरे विश्व में जो सेंटर था ना वो मेरा गांव था, और हमारी स्कूल में कई फॉरेनर आके रुक गए थे कि साहब सूर्य ग्रहण होगा, ये सेंटर पॉइंट है। तो वो फॉरेनर गांव में घूमते रहते थे, मैं दुकान पे बैठता, तो वो मेरी दुकान पे आए एक दिन कोई पेंसिल खरीदने के लिए। तो मुझे बोलते हैं गिव मी पेंसिल। तो मैं निकाल के दी थी नटराज की, कि ये ले, हाउ मच? मैं कहा 50 रुपीज। 2 रुपए की आती थी, 2 रुपए की। उसने कहा ओके ओके 50 रुपए दे दिए। मैंने कहा पापा देखो आज 48 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए मैंने। बोला वाह असली बढ़िया का बेटा है। समझे आप? सब मैंने लूटा उसको, खूब लूटा। और मध्य मान लो 1 महीने तक हम फॉरेनर को लूटते ही रहे, क्योंकि मेरे अंदर जो है ना वो देशभक्ति थी कि इसने हमको लूटा था, अब हम इनको लूटेंगे। मेरी ये हरकत से मालूम है वो बाहर जाके क्या बोलेगा कि भारत देश महान, 100 में से 99 बेईमान, कि इंडियंस क्या होते हैं? चोर होते हैं। एक तो ऐसे लोग भी हैं, मान लीजिए कोई फॉरेनर यहाँ आया और आप जैसे सज्जन व्यक्ति उसको मिल गई, आपने उसको घर बुलाया, छाछ वाछ पिलाई, लस्सी पिलाई, उसका खूब सत्कार किया। उसने कहा सर आप इतना क्यों कर रहे हो मेरे लिए? बोला अतिथि देवो भव, ये हमारी रीत है। वो जाके क्या बोलेगा? देशों में देश, भारत देश। साहब अतिथि तो वो भगवान मानते हैं,
अब डिपेंड करता है साहब सामने वाले को मिल कौन रहा है, सामने वाले को मिल कौन रहा है। इंडिया में ना तो सारे मेरे जैसे चोर हैं और ना ही आप जैसे सारे साहूकार हैं, तो सैंपलिंग में ये जोखिम तो हमेशा रहेगी कि सैंपलिंग 100% को रिप्रेजेंट करे, ये जरूरी नहीं है। विनोद जी हिमांशु की फीस भरोगे, पूरी क्लास सुनता रहता है। बोले यहां तक समझ गए क्या? सैंपलिंग में जोखिम तो रहेगी ही रहेगी। अब आप कहें सर इस जोखिम का क्या करें? अगर आपकी सहन शक्ति में है तो आप सैंपलिंग कर सकते हो, जोखिम ले सकते हो, राय दे सकते हो। लेकिन अगर आपकी सहन शक्ति में नहीं है तो फिर आपको क्या जांच करनी चाहिए? डिटेल एग्जामिनेशन। 2 एग्जामिनेशन समझ में आ गई। अब इसको समझना बच्चों, ये आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल है। एग्जामिनेशन इन डेप्थ क्या है? बहुत सारे बच्चे इसको क्या समझ लेते हैं? डिटेल एग्जामिनेशंस, जबकि दोनों अलग हैं। हम इसमें भी क्या करते हैं, कुछ चुने गए लेन देनों की जांच करते हैं। तो सर ये तो नमूना जांच हो गई। नहीं, थोड़ा सा फर्क है। 100% चेक नहीं करते, इसमें भी हम कुछ चुने गए लेन देनों की जांच करते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो मेरे और मनीष के बीच में लड़ाई इस बात की होती रहती है हमेशा। मनीष से कहता है यार तू कब सुधरेगा, मेरे को अगर कोई 500 रुपए की कमाई कहीं दिख जाए ना, मैं भाग जाता हूं तुरंत, 500 के लिए बावड़ा हो जाता हूं। मनीष के पास में लाखों के ऑफर आ जाते हैं ना तो भी इग्नोर कर देता है। बोले अपन जो काम कर रहे हैं बस वही करेंगे, उसको ढंग से कर लो, बाकी नहीं करेंगे। मैं कहा मेरे ऑफिस में अगर कोई मेरिट सर्टिफिकेट बनाने आ जाए ना, मेरी तरफ से मना नहीं होता। अब बताओ सीए का काम है क्या शादी का सर्टिफिकेट बनवाना? मैं तो देखता हूं यार ये आया है मेरे पास, कोई मेरी सर्टिफिकेट बनाने से बात करी, भाई साहब एक सर्टिफिकेट बनवाना है, वह बना देंगे, क्या लोगे? 2500। मैंने क्लाइंट को कहा 3000 लगेंगे। इससे काम ले लिया और उसको काम दे दिया, 500 रुपए मैंने जेब में। इसको उड़ता तीर लेना कहते हैं। मेरे जैसा तो 500 रुपए भी आए ना तो भी रख लेता है। मनीष नहीं करता ये काम। वो कह रहा भैया चाहे तो कुछ एक काम कर ले, पर जिसको करे उसकी बाल की खाल निकाल दे। समझ लो, बस ये फर्क है इन दोनों में। क्या आपने चुने हुए लेन देनों की जांच करी है, पर जो चुने हुए लेन देन को जांचोगे ना, चाहे इक्के दुक्के को ही जांचो, पर उसके संपूर्ण प्रवाह की जांच करना। किसकी जांच करोगे? संपूर्ण प्रवाह, एंटायर फ्लो। संपूर्ण प्रवाह का मतलब समझ गए क्या? कहां से लेकर, स्टार्ट से लेकर कहां तक, एंड तक, कि ये लेन देन कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ, उस लेन देन की एक एक बारीकी चेक कर लेना। और ये सबका तो कर नहीं सकते, तो कुछ चुने हुए लेन देनों का ही कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं, मेरे क्लाइंट ने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया 2 लाख रुपए का। अब मैं उसको चेक करना चाहता हूं, तो बताओ पहला मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि साहब आपने इसको पेमेंट किस बात का किया? तो कहें साहब हमने इससे माल खरीदा था। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन बनेगा माल क्यों खरीदा? बोले साहब हम चीजें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो माल तो खरीदना पड़ेगा। किसने कहा था माल खरीदने के लिए? तो साहब रिक्वायरमेंट कहां से जनरेट हुई? लेबर से। लेबर ने कहा साहब ये चीज बनाने के लिए हमको ये चीज लाके दो। लेबर रिक्वायरमेंट किसको देगा? स्टोर कीपर को। स्टोर कीपर अपने स्टॉक में देखेगा, पड़ा तो उसको उठा के दे देगा, नहीं पड़ा तो खरीदेगा। पर स्टोर कीपर नहीं खरीदता। बड़ी बड़ी कंपनियों में खरीदने के लिए कौन होते हैं? परचेज मैनेजर। स्टोर कीपर रिक्वेस्ट किसको देगा? परचेज मैनेजर को। परचेज मैनेजर क्या करेगा? मार्केट में 3 कोटेशन मंगवाएगा, 3 लोगों से कोटेशन मंगवाएगा जो बढ़िया क्वालिटी का कम रेट पे दे। जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कम रेट पे देगा उसको वो क्या करेगा? ऑर्डर देगा। अब वो जो ऑर्डर देने के बाद माल आएगा तो गेट कीपर उसको वहीं पे रोक लेगा, भाई क्या लाए वो बताओ, इसका बिल दिखाओ। उससे वो मैच करेगा। वो माल कहाँ जाएगा? स्टोर कीपर के पास। स्टोर कीपर उस माल की एंट्री करेगा और उसका एक कागज बनाएगा कि इतना माल मेरे पास में आ गया। ये सारे कागज का सेट वापस किसके पास जाएगा? परचेज मैनेजर के पास। वो सारी चीजों को मैच करेगा कि हमने क्या रेट से ऑर्डर दिया था, क्या रेट का बिल आया, कितनी क्वालिटी आई, कितनी क्वांटिटी आई। और उसके बाद उसको जनरल मैनेजर को भेजेगा कि साहब ये हमने लेन देन किया था, चेक कर लो। जनरल मैनेजर ओके करने के बाद उसको किसके पास भेजेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कि भैया ड्यू डेट पे इसका क्या कर देना?
पेमेंट कर देना। इस तरीके से लेन देन हुआ। तो साहब लेबर की रिक्वायरमेंट से लेकर पेमेंट तक जितनी भी स्टेप्स आई, हम हर एक स्टेप को चेक करेंगे। इसको अपन क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन इन डेप्थ। तो ये कुछ चुने हुए लेन देनों की क्या होती है, गहन जांच होती है। चाहे एक दो को चेक कर लेना, लेकिन उसकी डेप्थ एग्जामिनेशन करना। कुछ चुने हुए लेन देनों की क्या करना, गहन जांच करना। और इसके लिए पूरा फ्लो चेक करना पड़ेगा। तो ये सबका कर भी नहीं सकते आप, कुछ चुने हुए का ही कर सकते हो। बताओ तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया क्या, क्लियर है? हाँ, गड़बड़ थे, बिल्कुल थे। इसमें भी हो सकता है, जोखिम तो है ही। अंकेक्षण तो खेल ही जोखिम का है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल। जो सैंपलिंग रिस्क है वो यहाँ भी है, क्योंकि एक तरह की सैंपलिंग ही तो हो रही है यहाँ भी। पर बस फर्क इतना सा है कि यहाँ सैंपल को भी हमने हवा में चेक कर दिया, और यहाँ पे सैंपल की बाल की खाल निकाल दी। इतना ही फर्क है बस। अंकेक्षण में जोखिम तो सदैव रहेगा, जोखिम को आप कभी भी जीरो नहीं कर सकते। इसीलिए तो ऑडिटर गारंटी नहीं देता, सिर्फ अपनी राय व्यक्त करता है। बताओ है कि नहीं है? जोखिम तो हमेशा ही है। आपको बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती है, आती है आपको? आपको बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती है, पर चलाओगे तो रोड पे ना। आपको ही तो आती है, सामने वाले को थोड़ी आती है, सामने वाले को नहीं आती। अब आपको बताओ जोखिम है या नहीं है? बिल्कुल है। आप कहें सर इस जोखिम से कैसे बचें? बच ही नहीं सकते। उसका एक ही तरीका है कि गाड़ी को घर में ही चलाओ, बस रोड पे मत आओ। तो यही है जोखिम साहब। ऑडिट में कितना ही कर लो, जोखिम तो रहेगी ही रहेगी। ये तो ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन है। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए क्या? नहीं नहीं, अगर आपने सैंपल की गहन जांच करनी प्रारंभ कर दी तो हम इसको सैंपलिंग ना कह के क्या कहेंगे, एग्जामिनेशन इन डेप्थ। मैं ये नहीं कह रहा कि सैंपलिंग में आप गहन जांच मत करना, बिल्कुल करोगे, लेकिन फिर उसका नाम क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन इन डेप्थ हो जाएगा। अंतर खाली कंसेप्ट का है, काम करने का तरीका तो अपना अपना है ऑडिटर का। कई लोग सैंपलिंग में भी, मैं ऐसी ऐसी ऑडिटें करी हुई है मैंने जिसमें मैंने कुछ चेक ही नहीं किया। अकाउंटेंट ने बैलेंस शीट पैनल बना के दे दी, मैंने साइन करके दे दी। सर आपने एक भी बिल चेक नहीं किया? अरे बिल छोड़ो, बिल आए ही नहीं, टेली के रेट आ गए, हमने उसकी रिपोर्ट बनाई और दे दी। ऐसे भी होता है। तो सर ये तो गलत बात है। हाँ तो है, उसमें क्या हो गया? फीस 3,000 रुपये दे रहे हो। अरे कोई आदमी मान लीजिए बादाम खाना चाहता है और पैसे मूंगफली के देना चाहता है, तो हम उसको क्या करेंगे, मूंगफली खिलाएंगे और उसको बादाम बता के बेचेंगे कि तेरे लिए यही बादाम है, खा मस्त रहे। समझ लो भाई, हमारी भी तो लिमिटेशन है। हमारे को कॉस्ट भी चाहिए, लगती है, टाइम भी चाहिए, कॉस्ट भी चाहिए। अब सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, टाइम मेरे पास है नहीं, तो करेंगे क्या? लिमिटेशन आएगी। जोखिम मैं ले ही रहा हूं, जोखिम लेने को मैं तैयार हूं, इसलिए मैं ये सब करूंगा। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? तीनों पॉइंट क्लियर है? एक आखिरी पॉइंट इस चैप्टर का करा रहा हूं, जिसका नाम है सरप्राइज चेक। सरप्राइज चेक, आकस्मिक जांच। सरप्राइज चेक नाम से कुछ लग रहा है क्या? नाम से कुछ लग रहा है? चलो इसमें भी मैं आपको मेरी आप बीती कहानी सुनाता हूं, और ये बिल्कुल सत्य घटना पे आधारित है। जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था तो मैं ऑडिट करने गया था आर के मार्वल की। नाम सुना है आपने? आर के मार्वल के साहब हम इंटरनल ऑडिटर थे। मैं ऑडिट करने गया तो वहाँ हम 3 लोग गए थे। एक मेरे सीनियर आर्टिकल थे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, एक मैं था। हम तीनों की टीम वहाँ गई, हम ऑडिट करने गए। सुबह से लेकर शाम तक ऑडिट करते रहे। वहीं उनका गेस्ट हाउस था, वहीं सो जाते थे। तो नाइट में मेरे जो सीनियर थे उन्होंने मुझे क्या कहा कि बेटा सुबह 3 बजे का अलार्म लगा ले, 3 बजे उठा देना। मैं कहा क्यों? बोलो ऑडिट करने चलेंगे। मैंने कहा अभी कर लेते हैं, 3 बजे तो सोऊंगा मैं। तो स्टूडेंट लाइफ तो ऐसी होती है, 2-2 3-3 बजे तक तो सोते हैं और 9-9 बजे तक उठते हैं। बोला नहीं नहीं, ये ऑडिट 3 बजे ही होगी रात को। ऐसी कौन सी ऑडिट आ गई?
बोले जो कह रहा हूँ वो कर। ठीक है साहब, 3 बजे का अलार्म लगा दिया, मैंने सबको उठा दिया। बोले चलो अब ऑडिट करने चलते हैं। मैंने कहा कहाँ चलें? बोला फैक्ट्री में विजिट करने चलेंगे, क्योंकि जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है वो डे नाइट होता है, मशीनें डे नाइट चलती हैं। तो उनका तू इधर जा, मैं इधर जा रहा हूँ, एक इधर जा रहा है। तीनों पहुंचे। बोले करना क्या है ये तो बताओ। बोले कुछ नहीं करना, ये देखना कि फैक्ट्री के ऊपर जो सुपरवाइजर बैठा हुआ है, मशीन के सामने जो सुपरवाइजर बैठा हुआ है, वो सो रहा है कि जग रहा है, बस इतना सा काम करना है। मैं कहा ये तो ठीक है, देख लेते हैं। मैं तो गया और पहला ही बंदा सोता हुआ मिला, क्यों 3 बजे तो कुंभकर्ण भी सोता था। ये बात शास्त्रों में लिखी हुई नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी तो कोई आदमी उसको देखे। तो साहब मुझे 2 आदमी मिले सोते हुए, मैंने नाम नोट कर लिए। 2-3 आदमी उनको मिल गए, ऐसे 7-8 आदमियों की लिस्ट बना दी हमने। दूसरे दिन हमने मैनेजमेंट को सुबह उठते ही पहुंचते रिपोर्ट दे दी कि साहब ये 8 लोग ऑन ड्यूटी सीटी बजा रहे थे, और उन सबको बुलाया और नौकरी से तुरंत उनको निकाल दिया। पाटनी साहब वहां के ओनर थे, अशोक पाटनी जी, निकाल दिया नौकरी से। तो मैं बड़ा चिंतित हुआ, मैंने कहा यार ये क्या है, अपन ने किसी को नौकरी लगाई नहीं और नौकरी से निकलवा जरूर दिया। मैं कहा सर ये तो मजा नहीं आया इस टाइप की ऑडिट में। तो अब कोई आदमी 3 बजे जबकि आ गई तो आप नौकरी से निकाल दोगे? तो फिर उन्होंने मुझे ज्ञान दिया गीता का कि हे अर्जुन तू लड़। बोले देख अपना काम जो है, अपन अपना काम कर रहे हैं, अपना काम है चेक करना। क्या ये सब ऑडिट है? क्या ये ऑडिट है क्या बताओ, या नहीं है? क्या ये ऑडिट है? बिल्कुल। इसको क्या कहते हैं? सरप्राइज चेक। सरप्राइज चेक कहते हैं। और हमारे आईसीआई ने कहा है कि प्रत्येक ऑडिट में सरप्राइज चेक का क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए। अचानक से धावा बोल दो, बता के मत जाओ। आप यहां कहां रहते हो? खुद का मकान है, रूम लेके रहते हो? रूम लेके रहते हो। आपके पापा अचानक से आ जाए आज आपके रूम पे, तो ऐसे 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 थोड़ी होता, बता के आएंगे ना, ऐसे कैसे? देखो बता के आए तो आपके पापा बहुत शरीफ हैं, हकीकत क्या हो रही है ये अगर जानना है उन्हें, तो अचानक से बिना बताए क्या बोलो? धावा बोलो। इसको कहते हैं सरप्राइज चेक। नॉर्मली ये सरप्राइज चेक क्यों करते हैं? कि जो सिस्टम बनाया गया है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वो दिख रहा है या वास्तव में है, उसकी क्या जांचनी है हमको? प्रभाविकता। उसके लिए अचानक से जांच करो। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की प्रभाविकता हेतु अचानक से क्या करो? सरप्राइज चेक करो। बोलो ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात, सरप्राइज चेक में पहले से डिसाइडेड नहीं होगी, पूर्व निर्धारित नहीं होती। यानी कि आपको कैसे जांच करनी है? ये अचानक से, अचानक से जांच करनी है, बिना बताए पहुंच जाओ अगले के। क्योंकि अगर आप बता के जाओगे तो वो सारी चीजें पहले से क्या कर लेंगे? मैनेज कर लेंगे, आपको कुछ गड़बड़ मिलेगी नहीं। समझ में आ रहा है? और प्रत्येक अंकेक्षण में, प्रत्येक अंकेक्षण में सरप्राइज चेक होना चाहिए। ये हमारे इंस्टीट्यूट ने कहा है कि आप अचानक से पहुंच के चेकिंग करो, जैसे इनकम टैक्स वाले बिना बताए आते हैं अचानक से ही। क्योंकि अगर बता के आएंगे तो आप सब चीजें क्या कर लोगे? मैनेज कर लोगे। अच्छा कितनी बार सरप्राइज चेक करें, कितनी बार करें, ये आपका निर्णय है। 1 बार सरप्राइज चेक करें, 2 बार करें, ये आपका निर्णय है। क्या हर जगह सरप्राइज चेक सुटेबल है? सब जगह कोई मतलब नहीं निकलता। ऐसे कौन से एरिया है जहां पे ये उपयुक्त है, जहां पे हमेशा सरप्राइज चेक करनी चाहिए? बताओ ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनकी अचानक से जांच होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, सबसे सेंसिटिव आइटम कैश। अगर कैशियर को बता के आओगे कि कल आ रहे हैं भैया चेक करने, सारा केस वे सब मिला के तैयार रखेगा, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। अचानक से दावा बोल दो, ला भैया तेरी केस बुक दे, ला केस का बैलेंस दिखा, तब पकड़ में आएगी चीजें। ऐसे ही एक सेंसिटिव आइटम क्या होता है? स्टॉक। और ऐसे ही एक क्या होता है?
इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। और एक ऐसे ही सेंसिटिव आइटम है प्रारंभिक पुस्तकें, जिसमें लेखा प्रविष्टियां दर्ज होती हैं, जिनमें लेन देन होते हैं। तो इनमें आपको सरप्राइज चेक करना चाहिए, अचानक से वहां पे पहुंच के जांच पड़ताल करनी चाहिए, और प्रत्येक ऑडिट में ये होना ही चाहिए, ताकि हमें मालूम चल सके कि जो सिस्टम दिखाया गया है वाकई में वो प्रभावी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बोलो समझ में आ गया? देखो इन्वेस्टमेंट में भी क्या होता है, जैसा बता देना वैसा होता नहीं है। लोग कहते हैं साहब मेरे पास ये है वो है, ये इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है रियलिटी में कुछ और होती है, लोग बताते कुछ और है। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो सरप्राइज चेक और ये सब चीजों को पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है एग्जामिनेशन इन डेप्थ। तो बताओ एग्जामिनेशन इन डेप्थ का तात्पर्य क्या है? कुछ चुने हुए लेन देनों को जांचना है, लेकिन चुने हुए लेन देनों का क्या चेक करना है आपको? संपूर्ण प्रवाह। कुछ चुने हुए लेन देनों के संपूर्ण प्रवाह को जांचा जाएगा। मतलब कहां से लेकर, प्रारंभ से लेकर अंतिम चरण तक, जहां से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ और जहां खत्म हुआ, ए टू जेड एक एक स्टेप को ढंग से चेक करना है। इसको एग्जामिनेशन इन डेप्थ कहते हैं। और ये विस्तृत जांच से क्या है? अलग है, क्योंकि विस्तृत जांच में चुने हुए लेन देनों की जांच नहीं होती। किसकी होती है? संपूर्ण लेन देनों की जांच होती है, और इसमें चुने हुए लेन देनों की होती है। ये नमूना जांच से भी भिन्न है। क्यों? क्योंकि नमूना जांच में चुने हुए लेन देनों की जांच होती है, और इसमें चुने हुए लेन देनों की संपूर्ण प्रवाह की गहन जांच होती है। ये फर्क है। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, तो परचेज की रिक्वायरमेंट क्यों आई? माल की आवश्यकता से लेकर उसके भुगतान तक प्रत्येक चरण को गहन तौर पर जांचा जाएगा। इसको अपन क्या कहते हैं? एग्जामिनेशन इन डेप्थ। समझ में आ गया ये भी? नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, सरप्राइज चेक, आकस्मिक जांच। आकस्मिक जांच में ऑडिटर क्या करता है? अपने क्लाइंट के यहाँ पे अचानक से पहुंच जाता है। तो नियोक्ता के कार्यालय में आप आकस्मिक तौर पर पहुंच जाओ और जांच पड़ताल शुरू कर दो, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होती। और हमारे इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि प्रत्येक ऑडिट में आकस्मिक जांच होनी ही चाहिए। मेनली ये कहाँ काम आती है? जब हमें सिस्टम का इफेक्टिवनेस चेक करना हो कि भाई तुमने सिस्टम तो बना रखा है, लेकिन वो इफेक्टिव है या नहीं है। इसकी जांच पड़ताल के लिए अचानक से चेक करो। अचानक से कितनी बार चेक करेंगे, ये आपका खुद का निर्णय है। नॉर्मली कहाँ उपयोगी है ये? नगद में, स्टॉक में, निवेश में और आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविकता। बोलो समझ में आ गया? और दो चीजें मैंने आपको बताई, नमूना जांच और विस्तार जांच, वो हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपका पूरा क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया है। मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट। आज एक होमवर्क नोट करो। ये जो क्वेश्चन बैंक है जो मैंने आपको दे रखे हैं, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। इसका कारण ये है कि अपन अभी करेंगे, कोई सेंस तो निकलेगा नहीं। ये बहुत आसान सा चैप्टर है, आपको इसमें कोई इक्के दुक्के क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो कल मैं आपसे इसकी प्रॉब्लम पूछूंगा कि भाई एक से लेकर ऐसे पूछूंगा, बताओ क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। जैसे सैंपल के तौर पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। अडायर शब्द का अर्थ क्या है? अब बताओ, इसमें क्यों टाइम खराब करें। अंकेक्षण का द्वितीयक उद्देश्य क्या है? आंसर बोलो। सी, अशुद्धि और छल कपट का पता लगाना और रोकना। अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता और सत्यता की जांच करना। टिमिंग एंड लीडिंग शब्द का प्रयोग कहां होता है? नगद के गबन में। चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट कब पारित हुआ? ये पिछले से पिछली बार जो जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम हुई थी उसका क्वेश्चन है कि चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट कब पारित हुआ था। बोलो यहां तक समझ में आ गया? ऑडिटर कौन से कुत्ते के बराबर है? रखवाली करने वाले कुत्ते के समान। ऑडिट का कार्य क्या है? इसका आंसर बताओ चलो। ऑडिट का कार्य क्या है? उपरोक्त सभी, क्योंकि गलतियां ढूंढना भी हमारा काम है, प्राथमिक नहीं तो द्वितीयक काम तो है ही। तो ये क्या बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसलिए आप खुद करके लाना। एक और बता दो चलो। छल कपट को रोकना अंकेक्षण का कैसा उद्देश्य है?
सहायक बोल दो या द्वितीयक बोल दो, कर लोगे। विशेष उद्देश्य के लिए लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल क्या कहलाती है? बताओ, विशेष उद्देश्य के लिए। तो विशेष उद्देश्य के लिए क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। और सामान्य उद्देश्य के लिए अंकेक्षण। और वो सामान्य उद्देश्य क्या है? राय व्यक्त करना। आईएफएससी की स्थापना कब हुई थी? बताओ, 1977। कर लोगे? तो ये आप करके लाना क्वेश्चंस। तो कल अपन इसकी प्रॉब्लम पूछेंगे। देखो टोटल मैंने इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, मेरे हिसाब से 70 के आसपास होंगे, 69, ठीक है। तो ये आप करके लाना, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। 99% जहां तक मैं सोचता हूं आपको डाउट इसमें आएगा ही नहीं। तो ये बहुत बेसिक सा चैप्टर है, पर एग्जाम में 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं आज आपका टाइप्स ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण के प्रकार, कि अंकेक्षण कितने प्रकार का होता है। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण के प्रकार। अंकेक्षण के प्रकार। ऑडिट कितने टाइप की होती है? तो इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें कराऊंगा, कई तरह के टाइप्स कराऊंगा। आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा कभी भी कि ऑडिट कितने प्रकार की होती है, ऐसा तो आएगा नहीं। अगर आ भी जाए तो इसका आंसर क्या दोगे? अंकेक्षण कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक वैधानिक अंकेक्षण और एक ऐच्छिक अंकेक्षण। और ये मैं आपको इससे पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी करा चुका हूं। वैधानिक अंकेक्षण को आप एक और नाम दे सकते हो, बताओ क्या? अनिवार्य अंकेक्षण। क्लियर है? बताओ वैधानिक अंकेक्षण क्या होता है? जो किसी ना किसी एक्ट में, नियम में की जानी अनिवार्य है। और जब ऑडिट अनिवार्य है तो योग्यता भी निर्धारित है, समझ गए? नियुक्ति भी कानून के प्रावधानों के अनुसार होगी। और एक होती है ऐच्छिक अंकेक्षण, ये 2 अपन पढ़ चुके हैं। तो आप कौन कौन सी ऑडिट मेरे से पढ़ चुके हैं? पहला टाइप पढ़ चुके हैं वैधानिक अंकेक्षण, दूसरा टाइप पढ़ चुके हैं कौन सा? ऐच्छिक अंकेक्षण। तीसरी ऑडिट मैं आपको जो पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, उनके नाम लिख रहा हूं खाली, सरकारी अंकेक्षण। गवर्नमेंट ऑडिट भी आप मेरे से पढ़ चुके हैं, याद है आपको? चौथा अंकेक्षण जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, लागत अंकेक्षण, ये भी आप मेरे से पढ़ चुके हैं। 5वां अंकेक्षण जो आप मेरे से पढ़ चुके हैं, औचित्य अंकेक्षण, प्रोप्राइटरी ऑडिट, जो आपने सरकारी अंकेक्षण वाले चैप्टर में मेरे से पढ़ा था। एक आपने मेरे से पढ़ी थी कौन सी? निष्पादन अंकेक्षण, परफॉर्मेंस ऑडिट। इसमें अगर आपको ध्यान हो तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था? ट्रिपल ई। ट्रिपल ई का मतलब इफिशियंसी ऑडिट, इफिशियंसी ऑडिट, इकोनॉमी ऑडिट और इफेक्टिवनेस ऑडिट। तो ये सारे टाइप्स तो आप ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हैं। एक और ऑडिट पढ़ चुके हैं मेरे से, कौन सा? शाखा अंकेक्षण, ब्रांच ऑडिट, कि प्रत्येक कंपनी की शाखा का अंकेक्षण होना भी क्या है? अनिवार्य है। बताओ, शाखा अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसको देगा? मुख्य अंकेक्षक को। क्लियर है? क्या मुख्य अंकेक्षक शाखा अंकेक्षक के कार्यालय को विजिट करने का अधिकार रखता है? क्या उसकी लेखा पुस्तकें जांच सकता है? बिल्कुल जांच सकता है, भ्रमण भी कर सकता है। और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना, क्या मुख्य अंकेक्षक शाखा अंकेक्षक के कार्यपत्रों की जांच पड़ताल कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी निजी संपत्ति। इतनी ऑडिट आप मेरे से पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़नी है वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया अंकेक्षण के प्रकार। पहला ऑडिट है वैधानिक अंकेक्षण, अनिवार्य अंकेक्षण, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए केवल एक बार रीड आउट करके बता रहा हूं। कोई भी ऐसी ऑडिट जो किसी न किसी एक्ट के या किसी न किसी नियम के तहत की जानी क्या है? अनिवार्य, उसे हम स्टेचुरी या कंपलसरी ऑडिट कहते हैं। इस ऑडिट में ऑडिटर की योग्यता भी निर्धारित होगी, जो किसमें लिखा हुआ होगा? उससे संबंधित कानून में। जैसे फॉर एग्जाम्पल
कंपनी ऑडिट, बताओ ऐच्छिक है कि अनिवार्य है? कंपनी ऑडिटर की योग्यता ओनली सीए, कहां लिखी हुई है? कंपनी एक्ट 2013 में। कॉस्ट ऑडिट, बताओ कॉस्ट ऑडिट की योग्यता, कॉस्ट ऑडिटर की योग्यता सीए में। तो ये कानून में उनकी योग्यता निर्धारित होती है। हमें क्या काम करना है, हमारा कार्य क्षेत्र, हमें रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है, ये सब भी किस में लिखा हुआ रहता है? एक्ट में लिखा रहता है। अगर ऑडिट नहीं कराई तो तुम्हारी मनमर्जी तो इसमें है ही नहीं, ये तो कंपलसरी है। नहीं कराई तो पेनल्टी भी लगेगी। इस प्रकार के ऑडिट के एग्जाम्पल आप दे सकते हो। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको ऑडिट करवाना अनिवार्य है? कंपनी है, ट्रस्ट है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और ये सब इसके पार्ट है। दूसरी टाइप की ऑडिट मैंने आपको बताई थी, ऐच्छिक, या क्या बोल दो वैकल्पिक, या क्या बोल दो निजी अंकेक्षण। ये एक ऐसी ऑडिट है जो ऐच्छिक तौर पे की जाती है। आपकी इच्छा हो तो ऑडिट कराओ, नहीं इच्छा तो मत कराओ। अब जब ऑडिट कराना जरूरी नहीं है फिर भी करा रहे हो तो किसी से भी कराओ, उसमें सीए होने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। अब बताओ इसमें कार्य क्षेत्र, पारिश्रमिक, ये सब कौन तय करेगा? आपस में तय करेंगे, क्योंकि कानून तो है ही नहीं ना। तो ये आपसी समझौते का मामला है, और जहां ये आपसी समझौते के मामले होते हैं वहां पे मतभेद होने की संभावना है। आप कुछ और समझो और सामने वाला कुछ और समझ ले। इसके लिए आपको क्लाइंट से क्या ले लेना चाहिए? नियुक्ति पत्र, ताकि मतभेद नहीं हो। भाई आप मेरे से क्या चाहते हो लिख के दे दो, आप मेरे से क्या चाहते हो आप लिख के दे दो। समझ में आ रहा है? अब देखो मेरा एक क्लाइंट है जिससे मैं 10,000 रुपीज मंथली चार्ज करता हूँ, हर महीने में उससे 10,000 रुपये फीस लेता हूँ। उसमें हम उसके जीएसटी रिटर्न, ऑडिट और ये सब कर देते हैं। महीने में मैं एक आध विजिट भी कर लेता हूँ, जाके देख रेख कर लेता हूँ क्या हो रहा है। अब उसका क्या काम बढ़ गया, जब वो मैंने 10,000 में उसकी शुरुआत करी थी तब उसका टर्नओवर 2 करोड़ 3 करोड़ था, और इस बार उसका टर्नओवर हो गया 70 करोड़ रुपए का। तो काम बहुत जबरदस्त बढ़ गया। उसने कहा सर आपकी फ्रिक्वेंट विजिट की जरूरत है, अब आप महीने में एक आध बार आते हो उससे काम चलेगा नहीं, तो मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा विजिट दो मुझे, कम से कम एक महीने में 5 से 6 बार आप यहाँ पे आओ, देख रेख करो और संभालो सर इसको। तो मैं कहा साहब मेरी गाड़ी में एक प्रॉब्लम है। तो क्या? मैं कहा साहब वो पेट्रोल से चलती है, पानी से चलती नहीं। 6 बार आऊँगा तो मैं पेट्रोल कैसे भराऊंगा 10,000 में? अरे सर कर दी ना छोटी बात, कितना पैसा चाहिए आपको बोलो? मैं कहा 50,000 रुपये महीना दे दे, मेरे को लगा कि अपने आप ही ठंडा पड़ जाएगा। बोला डन, आप ले लो सर 50,000 रुपये महीना ले लो, पर 5-6 बार आके विजिट कर लेना और सारा काम संभाल लेना। अब मैंने डन तो कर दिया कि ठीक है डन, पर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं उसके यहाँ महीने में 5-5-6 बार जाऊं। और फिर क्या, जितना बड़ा काम होता है ना उतनी फसावट होती है, उतना ही। ऐसे नहीं है कि भाई गए चाय पी के आ गए और पैसे मिल गए, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि साहब ये बिल लेने हैं, ये प्रॉफिट सेट करना है, कई लफड़े हैं। तो उसने कहा सर मेरे को ये, अच्छा जब आदमी पैसे देता है ना तो शेर बन जाता है, कहता है साहब मेरे को ये भी चाहिएगा और मुझे ये भी चाहिएगा और मुझे ये भी चाहिएगा। तो मैंने कहा एक काम करो, आपको जो जो रिक्वायरमेंट है लिख के दे दो, हम आपको फुलफिल करके देंगे, पर बाद में मगजमारी नहीं चाहिए। भाई जो भी चाहिए लिखा पढ़ी कर लो ताकि मतभेद नहीं हो। तो हमने अपॉइंटमेंट लेटर लिया उनसे, एंगेजमेंट लेटर लिया कि भाई मेरे से क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, वो बता दो। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ ऑडिट मैंडेटरी नहीं है? एकल व्यक्ति यानी कि लाला जी, एचयूएफ, और साझेदारी फर्म में एक्ट में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। अच्छा इनकी कभी ऑडिट हो सकती है क्या? देखो इनके संबंधित एक्ट में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, हिंदू लॉ में नहीं लिखा हुआ, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ, और लाला जी पे तो कोई एक्ट लागू ही नहीं है। लेकिन अगर ये इनकम टैक्स के दायरे में आ गए तो, अच्छा आयकर अधिनियम क्या कहता है? आयकर अधिनियम क्या कहता है? आयकर अधिनियम ये कहता है अगर किसी भी व्यक्ति का टर्नओवर कितना है, 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना मैंडेटरी है। उस ऑडिट को क्या नाम दोगे आप? वो टैक्स ऑडिट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चाहे फिर वो लालाजी हो, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे फर्म हो, चाहे कंपनी हो, कोई भी हो। समझ में आ गया क्या?
अच्छा आप बताओ जनाब, एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 3 करोड़ है, कौन सी ऑडिट कराएगी? एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 3 करोड़ है, कौन सी ऑडिट कराएगी? कंपनी ऑडिट की टैक्स ऑडिट? दोनों ही होंगी। कंपनी है तो कंपनी ऑडिट तो होनी होनी है, वहां तो कुछ देखना ही नहीं। और चूंकि 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो गया तो टैक्स ऑडिट। तो सर एक बात बताओ, हम अभी, आप बीच में गैप देते हो, हम नीचे चाय पीने जाते हैं, तो वो चाय वाला भी ऑडिट कराता है क्या? आप उससे पूछ लेना कितनी बिक्री होती है भाई। अगर 1 करोड़ से ज्यादा की बिक्री है तो ऑडिट करानी पड़ेगी, मैंडेटरी है, चाहे चाय वाला और चाहे पान वाला हो। ऑडिट इस देश में जिसका भी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया करानी पड़ेगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट ऑडिट है गवर्नमेंट ऑडिट। अपन ऑलरेडी किसमें पढ़ चुके हैं? सरकारी कंपनी वाले चैप्टर में। आज मैं आपको ये स्टार्ट कराने जा रहा हूं, टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट को समझो। अब ये आपके लिए पहली मैं टाइप बताने जा रहा हूं, इसमें जो आपको समझना है टैक्स ऑडिट। हिंदी में इसको अपन क्या कहते हैं? कर अंकेक्षण। सबसे पहले तो ये बताओ, इस ऑडिट के प्रावधान कहां पर लिखे हुए हैं? इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की अनेक धाराओं में लिखा हुआ है। बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन जो मेन धारा है वो कौन सी है? आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44 AB के तहत। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी धारा के तहत है। इनकम टैक्स में और भी कई धाराएं हैं जिनमें कई तरह की ऑडिट का जिक्र किया गया है। सर मतलब बताता हूं कैसे। मान लीजिए आपने पान की दुकान खोल ली और पान की दुकान आपकी चल गई और आपने पूरी साल में 1.5 करोड़ रुपए का क्या कर दिए? पान बेच दिए। क्या ये संभव है? 1.5 करोड़ के पान? जयपुर में तो बहुत है, जूस वाले हैं 1.5 करोड़ से ऊपर का जूस बेच देते हैं, पान बेच रहे हैं। देखो पान वाला ही रहेगा, चाहे कर लो 1.5 करोड़ का टर्नओवर, हाथ तो लाल ही रहेंगे उसके। समझे? अब आयकर विभाग ये कहता है कि जिसका भी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया वो बही खाते रखे, ऑडिट करवाए और हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करे। ये पान वाला कहता है सर पान कैसा लेंगे आप? वो तो मैं खिला सकता हूं, ये बही खाते क्या होते हैं अपने बस की विद्या नहीं है। और ये वाकई में टेढ़ा काम है, बहुत टेढ़ा काम है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास में लगभग 60 से 70 क्लाइंट ऐसे हैं जो अपना व्यापार करके बैठे हैं। और कैसे कर रहे हैं व्यापार? अपनी दुकान, मतलब घर पे बैठे बैठे ही। माल कहां बेचते हैं? माल कैसे बेचते हैं? ऑनलाइन। आजकल खूब चल रहा है, गली गली में दुकानें खुल रही हैं। हर कोई व्यक्ति, आप बताओ अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे व्यापार करना चाहते हो, कर सकते हो क्या? एक दिन लगता है खाली। मेरे पास आओ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो, आपका व्यापार शुरू। रही बात ग्राहक की, ग्राहक तो पूरा विश्व है, इतना बड़ा कस्टमर है, ना कोई शोरूम खोलना ना कहीं जाना, आपके घर बैठे ही ऑर्डर आएंगे, ऑनलाइन लोग खरीदेंगे माल, खूब माल बिकता है, खूब। मैंने भी ऑनलाइन काम कर रखा है, मैं भी बेचता हूँ माल। हम टी शर्ट बेचते हैं, टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग है मेरी, टी शर्ट बनाते हैं हम लोग। कल पहन के आता हूँ, देखो मेरी ब्रांड की टी शर्ट, दिखाते हैं आपको। हम बेचते हैं, आप कभी भी गूगल पे करके देखना, फ्लिपकार्ट पे मेरा जो ब्रांड है गुक्की डिजाइन के नाम से ब्रांड है, गुक्की डिजाइन, ये मेरा ब्रांड है। ये हमने ब्रांड भी बना रखा है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। और एक मेरा जो ब्रांड है जिसमें हम कुर्तियां बेचते हैं, हम कुर्ती भी बेचते हैं, वो भी हमारे पास में रजिस्टर्ड है, समझो। वो भी माल बेच रहे हैं, अभी उस पर थोड़ा कम जोर दे रखा है। ये टी शर्ट खूब बिक रही है दनादन। हाँ नहीं, क्यों छोटे, बड़ी हैं हम, मैं छोड़ ही नहीं सकता,
मेरे खून में नहीं है ये सब। क्योंकि मेरे ताऊ जी जो थे ना, जब उनकी डेथ हुई थी उसके वो 2 घंटे पहले तक काम कर रहे थे, तो मैं भी वैसे ही जाऊंगा। और एक मैं बचपन में कहावत, एक कहानी सुनी थी मैंने, भोला राम का जीव, सुनी हुई क्या? कि भोला राम का जीव ऑफिस की फाइलों में मिला, यमराज ढूंढते गए, मर गया आदमी का जीव कहाँ गया, तो आत्मा निकलती है, वो ऑफिस की फाइलों में क्यों सारा दिन काम में लगा रहता था। तो यमराज को भी मेरे को ढूंढने में थोड़ी से पसीने आएंगे कि गया कहाँ, फिर कहीं ना कहीं कोई तिजोरी में मिलेगा। तो साहब ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको जो कहानी सुना रहा था ना वो सुनो। मेरे पास में 60 से 70 ऐसे क्लाइंट हैं जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन काम करते हैं। और आजकल तो कोई भी कर सकता है, घर में बैठी बैठी लड़कियां कर रही हैं, मेरी वाइफ ही करती है। उसने भी फर्म बना रखी है येहरा डिजाइन के नाम से, येहरा डिजाइन, ठीक है। उसमें वो ये गले के पेंडल बेचती है, पेंडल आते हैं ना गणेश जी के, ये सब के, नारगढ़ से लेके आती है। 10 रुपए की चेन आती है, 15 रुपए के वो गणेश जी और वो सब आते हैं, कितने हो गए 25। 5 रुपए की डब्बी आती है 30, और पैकिंग मटेरियल आता है 5 रुपए का, 35 रुपए है। हम 105 रुपए में बेचते हैं ऑनलाइन, जिसमें कट पिट के हमारे पास में 80 रुपए आते हैं, क्योंकि ये काट पीट भी लेते हैं ऑनलाइन वाले। तो 25-30 रुपए की हमको 80 रुपए मिल रहे हैं। उसके डेली के 5 से 6 पीस बिकते हैं, बस डेली के 5 से पीस बिक रहे हैं। तो उसमें कितना टाइम लगता है, 5 मिनट 10 मिनट। 5 पीस भी डेली की बेच रही है और 50 रुपए डेली का कमा रही, तो 250 की तो ध्यान की करी रही है ना। तो बेरोजगार का ठप्पा तो नहीं है कि 250 रुपए तो कमा ही रही है, समझ रहे हो। तो मैंने तो किसी को नहीं छोड़ा, मेरी बीवी कमा रही, मेरे पापा कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूं, हम सारे काम धंधा करते हैं। अब देखो मजेदार बात बताऊं, आपके भी मन में एक बात आ तो रही है, आ रही है ना, है ना? अगर नहीं आ रही तो डॉक्टर को चेक करवाओ, हार्मोन से काम नहीं कर रहे आपके। देखो आपके मन में आ रही है यार मैं भी कर लूं ये काम, करो बेटा, व्यापार करो, देश की भी प्रगति है, आपकी भी प्रगति है, कोई अपन चोरी थोड़ी कर रहे हैं, व्यापार ही तो कर रहे हैं, करो खूब करो। लेकिन जो आदमी अकाउंट्स का कच्चा है उसको व्यापार नहीं करना चाहिए, नहीं तो ना घर का रहेगा ना घाट का। मेरे पास में जो 50 से 60 क्लाइंट आते हैं ना, उसमें से 40 क्लाइंट ऐसे हैं जो नेट लॉस में काम कर रहे हैं, और उनको ये होश ही नहीं है कि वो कमा रहे हैं कि खो रहे हैं। कईयों को तो मैं बैलेंस शीटें बना के देता हूं कि अरे बेटा देख, तू 100 रुपए की चीज लेके आ रहा है, 150 रुपए में बेच रहा है। मालूम वो क्या सोच रहा है, कितना कमा रहा हूं 50। अरे तो भाई इस 150 में से ऑनलाइन वाले 30 रुपए काट लेते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन कमीशन खा जाते हैं, तो आपके पास कितने आ रहे हैं 120। तो वो क्या कहता है, सर फिर भी 20 रुपए तो कमा ही रहा हूं। अगर बुड़बक, अगर एक माल भी रिटर्न आ गया ना तो रिटर्न के चार्जेस हैं 200 रुपए पर पीस। एक भी रिटर्न आ गया कस्टमर से तो 200 रुपए पर पीस, और तू कमा रहा है एक पीस में 20 रुपए, तो 10 पीस पे अगर एक रिटर्न आ रहा है तब तक तो धर्म सेवा कर रहा है, तो तब तक तो धर्म खाता है। उनको इतनी सी समझ में नहीं आती, इतनी सी कैलकुलेशन समझ में नहीं आती। तो बच्चों जो हिसाब का कच्चा है वो व्यापार नहीं कर सकता। हिसाब का क्या होना चाहिए, पक्का होना चाहिए कि भाई क्या कमा रहे हो क्या खो रहे हो, आपको यही नहीं मालूम तो आप क्या व्यापार करोगे। तो आयकर विभाग के पास ऐसे कहीं पहुंच गए हिसाब के कच्चे लोग, सब ये हमारे बस की बात नहीं है, ये अकाउंट्स अरे क्या होते हैं, ये हमसे नहीं लिखा पड़ी होती। तो आयकर विभाग ने कहा फिर तो तुम ऑडिट भी नहीं कराओगे। तो साहब जब अकाउंट्स ही नहीं है तो ऑडिट कैसे कराएंगे। तो आयकर विभाग ने क्या किया, एक सेक्शन लॉन्च करी, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन लॉन्च करी, सेक्शन 44AD, समझना पहले इसको। इसमें यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो बही खाते नहीं रखना चाहता है मत रखो, आप तो हमें खाली ये बता दो आपकी बिक्री कितनी है, आपका टर्नओवर कितना है, और टर्नओवर का 8% हम आपकी क्या मान लेंगे, इनकम। आपने चाहे कमाया और चाहे खोया, हम आपकी कितनी कमाई मानेंगे, टर्नओवर का 8% आपकी इनकम मान ली जाएगी, फिर आपसे कोई बही खाते नहीं मांगे जाएंगे। समझ में आ गया। तो बताओ अगर आपने 1 करोड़ रुपए की बिक्री करी तो आपकी इनकम कितनी हो गई, 8 लाख रुपए। अब इस 8 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स भरना है। आयकर विभाग ये कहता है
समझ में आ रहा है? क्लियर है? और इसमें मैक्सिमम लिमिट बना दी 2 करोड़ की, कि 2 करोड़ तक के लोग इस कैटेगरी में आ सकते हैं। 2 करोड़ से ऊपर वाले को तो फिर भाई खाते रखने ही पड़ेंगे, पर 2 करोड़ तक का जो छोटा मोटा काम करते रहते हैं वो इस तरीके से रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अपनी टैक्स बना सकते हैं। अब मान लो इनमें से कोई चिढ़ जाए कि साहब 8% इनकम मान रहे हो, सरस डेयरी का घी बेचता हूं मैं, तो बेचा है कभी? खरीदा तो होगा। कितनी कमाई है सरस डेयरी के घी में, ये बताओ। चलो आप तो दूध बेचते हो सरस का, दूध वाला कितने कमाता होगा? दूध वाला कितना कमाता होगा? कितने रुपए पे? कितने रुपए पे? आप कह रहे हो 1 रुपया कमाता होगा, बिल्कुल सही बात है, 1 से ज्यादा नहीं मिलता उनको। 1 लीटर दूध बेचेगा तो 1 रुपया कमाएगा। 1 लीटर दूध कितने का रहा है? 60 रुपए का मान लेते हैं, चलो 60 मान लेते हैं। आयकर विभाग के हिसाब से तो उसकी इनकम कितनी हो गई? 4 रुपए 80 पैसे, जबकि उसने कमाई कितनी करी है? तो वो तिल मिलाएगा, अरे सर कमाई करी नहीं, तुम टैक्स मांग रहे हो। तो सरकार कहती है भाई खाते लिया, बोले ये बस की विद्या नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि कोई व्यक्ति जो 44AD में आता है उसको अपने टर्नओवर की इनकम कितनी माननी पड़ेगी। पर अगर वो दावा करता है कि मेरी इनकम 8% नहीं है, कम है, तो जाओ सीए से क्या कराओ? ऑडिट कराओ। तो बताओ आयकर विभाग में ये भी धारा में ऑडिट आ गई कि नहीं आई? ऐसे ट्रक वाले भी हैं, ट्रक रखते हैं, 3 ट्रक हैं किसी के पास। अब उसे कहे भाई क्या कमाया क्या खोया? ट्रक वाला कहे साहब मुझे खुद को ही नहीं मालूम क्या कमाया क्या खोया। ड्राइवर जैसा बोल देता है वैसे मान लेते हम तो ट्रक का धंधा कौन करता है सोचो आप। ये ट्रक व्रक जो रखते हैं, एक बड़े स्केल को छोड़ दो तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं करते ये काम, तो ये बहुत मुश्किल है इनसे बही खाते रखना। तो इन्होंने 44AE सेक्शन लगा दी इनकम टैक्स में कि एक ट्रक की हम आपकी 7,500 रुपए पर मंथ की क्या मानेंगे? इनकम। आपके पास 3 ट्रक है, इंटू 3, तो ये 22,500 रुपए मंथली इनकम इंटू 12, इसके ऊपर टैक्स पर दो। आयकर विभाग ने ऐसी बहुत सारी काल्पनिक इनकम की सेक्शन डाल दी कि चाहे हुई हो या नहीं हुई हो। और कोई आदमी ये क्लेम करता है कि मेरी इतनी इनकम है, हुई नहीं है, तो वो कहते हैं भैया सीए से जाके क्या कराओ? ऑडिट कराओ। तो बताओ आयकर विभाग की अनेक धाराओं में ऑडिट का उल्लेख है, पर जो मुख्य धारा है वो कौन सी है? 44AB। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? अब 44AB क्या कहती है? 44AB के अनुसार, आयकर विभाग की जो धारा 44AB है, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसका टर्नओवर कितना है? 1 करोड़ से अधिक है, जिसकी बिक्री 1 करोड़ से अधिक है, उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना क्या है? मैंडेटरी है। जिसका भी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है उसे सीए से क्या करानी पड़ेगी? ऑडिट करानी पड़ेगी। बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा बेटा थोड़े बहुत पैसे वैसे खर्च करते हो क्या आप? पेमेंट कैसे करते हो सामने वाले को? केस नहीं हो तो ये फोन पे, पेटीएम, ये कब से चल रहा है ये सब सिलसिला? आप जरा दिमाग पे जोर डालो, ये एक्टिविटी कब से होने लगी है? ये मोदी के आने के बाद। मोदी सरकार ने अपना लगाया दिमाग क्या लगाया कि बोले केस को ही खत्म करो और इसको ऑनलाइन लाओ, डिजिटल इंडिया बनाओ। मालूम इसका फर्क क्या है? इसका इफेक्ट जानते हो? ये बच्ची बताएगी बेटा पेटीएम है आपके पास, फोन पे पेटीएम है, कितने उड़ा देती है महीने के? चलो थोड़ी गोपनीय बात पूछ ली आपसे, 4-5 हजार उड़ा देते हो? साल के कितने हो गए? 60,000 रुपये। पिताजी के कितने बच्चे हो आप? तो 60,000 इंटू 3, 1,80,000। और पिताजी आयकर विभाग को क्या कहते हैं? साहब मैं 50,000 रुपये साल के कमाता हूं साहब। अरे तो ये बच्चे कैसे पल रहे हैं? ये 1,80,000 कहां से ला रहे हैं? सब कुछ ऑनलाइन आ गया है।
सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। दबोच लेंगे, वहीं दर्द लेंगे आपको कि ला भैया हिसाब लिया। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दें। उसको बढ़ावा देने के चक्कर में इस सेक्शन में संशोधन कर दिया। इन्होंने ये कहा कि अगर किसी के लेन देन डिजिटल है, क्या है? डिजिटल है, केस में लेन देन नहीं है, किसमें है? डिजिटल है, तो उसको ऑडिट तब करानी है जब ये टर्नओवर 1 करोड़ की बजाय कितनी हो? 10 करोड़। पर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने लेन देन केस में नहीं किए। किस में किए हैं? डिजिटल किए। ये नया अमेंडमेंट आया है। बोलो समझ में आ रही है ये चीज? अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट करानी पड़ रही है। ऑडिट करने की योग्यता क्या है? ऑडिट कौन करेगा? तो आयकर अधिनियम में लिखा हुआ है ऑडिट कौन करेगा? अकाउंटेंट। आयकर एक्ट में सीए को ये क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट बोलते हैं। सीए को क्या नाम देते हैं बताओ? ये अकाउंटेंट का नाम देते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, टैक्स ऑडिट की समय सीमा बताओ। समय सीमा कितने दिन में ऑडिट हो जानी चाहिए? तो साहब इसकी ड्यू डेट है 30 सितंबर। अभी देखो हमारे साथ क्या होगा, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई में हमारे पास कोई काम ज्यादा नहीं रहेगा। जून जुलाई अगस्त और सितंबर में तो मेरी ये हालत हो जाएगी कि मैं रात के 2-2 बजे तक काम करूंगा। सर क्यों? लास्ट डेट है भैया। सर 30 सितंबर का अगर 1 अक्टूबर हो गया तो जुर्माना। अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं करवाई क्योंकि आपकी इच्छा नहीं थी, वैधानिक अंकेक्षण है ये, अगर नहीं करवाई तो जुर्माना। और जुर्माना कितना है? टर्नओवर का 0.5% या 1.5 लाख रुपए, जो भी कम हो, जो भी कम हो। तो 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट करवानी पड़ेगी। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, ऑडिट करके मैं रिपोर्ट किसको दूं? ऑडिट करके रिपोर्ट किसको दूं बताओ? एक कॉपी इनकम टैक्स में और एक कॉपी किसको दूंगा? मेरे क्लाइंट को, यानी कि नियोक्ता को। तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करेगा? आयकर विभाग को, आयकर विभाग, और एक कॉपी किसको देगा? नियोक्ता को। बोलो समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है क्या? अच्छा, हमारा रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा? ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म क्या होगा? या तो होगा 3CA या होगा फॉर्म नंबर 3CB। या तो रिपोर्ट का फॉर्मेट होगा फॉर्म नंबर 3CA या क्या होगा? 3CB। और इन दोनों के साथ एक चीज अटैच होगी, फॉर्म नंबर 3CD। 3CA प्लस 3CD कब? जब ऑडिट किसी अन्य कानून के तहत भी हो। जब किसी अन्य कानून के तहत भी ऑडिट हो, जैसे कंपनी, क्योंकि कंपनी की ऑडिट कंपनी एक्ट के तहत भी हो रही है और इनकम टैक्स एक्ट के तहत भी। और ये कब लगता है? जब ऑडिट केवल टैक्स ऑडिट हो, जब अंकेक्षण केवल आयकर अधिनियम के तहत हो, आयकर अधिनियम के तहत हो। जब ऑडिट केवल इनकम टैक्स एक्ट के तहत हो तो फॉर्म नंबर 3CB और 3CD। और अगर किसी और एक्ट के तहत भी ऑडिट हो रही है, इनकम टैक्स के तहत भी हो रही है, तो 3CA 3CD। बताओ बेसिक डिटेल समझ में आ गई क्या? क्या बोल रहे हो? हाँ अभी रुको, ये यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब ये बताओ, मैंने टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या बताई? किसको करवाना जरूरी है? जिसका टर्नओवर, अब मेरे जैसे के तो मजे हो गए। मेरा टर्नओवर अगर 1 करोड़ है तो इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ? 1 करोड़ की कमाई, क्योंकि मैं कोई व्यापार थोड़ी करता हूं, हम तो फीस लेते हैं। अब डॉक्टर 500 रुपये फीस ले रहा है तो 500 रुपये क्या है? उसकी कमाई है। तो हमारे जैसे
जो प्रोफेशनल लोग हैं, हमारे जैसे जो प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इनके लिए ये 1 करोड़ की लिमिट कितनी है? 50 लाख। जो 1 करोड़ है वो हमारे लिए 1 करोड़ नहीं है। अगर मेरी पूरी साल में रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा हो गई तो मुझे भी ऑडिट करानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रोफेशनल लोगों के लिए लिमिट 50 लाख है। बोलो कोई डाउट? यहां तक का एक बार पढ़ के सुनाता हूं। आयकर अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं में ऑडिट किया जाना अनिवार्य है, जिसे हम क्या कहते हैं? टैक्स ऑडिट कहते हैं। मेन धारा है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44AB, जो कहती है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, व्यक्ति में कोई भी आ जाएगा, चाहे लाला जी हो, चाहे फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एचयूएफ हो, कोई भी हो, जिसका टर्नओवर, सालाना टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, सीए से ऑडिट करवाएगा। लेकिन हमारे जैसे जो प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर, वकील, इनके लिए 1 करोड़ की जगह पे लिमिट कितनी है? 50 लाख रुपए है। ऑडिट की अंतिम तिथि क्या है? वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद जो 30 तारीख आती है, 30 सितंबर। अगर हमने नहीं करवाई ऑडिट तो टोटल टर्नओवर का 0.5% या 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो भी कम हो, जुर्माना लगेगा और ये जुर्माना देना पड़ेगा। हाँ, ये एक चीज और बताओ, एक सीए कितनी टैक्स ऑडिट कर सकता है? ये मैं आपको कंपनी एक्ट में भी पढ़ा चुका हूं। एक सीए कितनी ऑडिट कर सकता है? 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है। और एक सीए कितनी कंपनी ऑडिट कर सकता है? 20 कंपनी ऑडिट कर सकता है। तो वही जो आपने कंपनी में पढ़ा था, वही सारी चीजें यहां पर है। अगर सीए फर्म है जिसमें 4 पार्टनर है तो कंपनी में तो हो गया 20 × 4 = 80, और टैक्स ऑडिट हो गई 16 × 4 240। सेम वही कहानी है। तो एक सीए अधिकतम कितनी टैक्स ऑडिट कर सकता है? 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है। हमें रिपोर्ट कौन से फॉर्मेट में देनी है? 3CA या 3CB, और इसके साथ हमेशा क्या अटैच होगा? फॉर्म नंबर 3CD, जो आयकर विभाग ने प्रिस्क्राइब करे हैं। और इनमें बहुत सारे पॉइंट है, जैसे 3CD में 44 पॉइंट है, 44 पॉइंट्स में हमको रिपोर्ट करनी होती है। हम यही काम करते रहते हैं सारे दिन बैठे बैठे। बोलो ये समझ में आ गया? ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा? एक कॉपी आयकर विभाग को, और एक किसको देगा? करदाता या आपका क्लाइंट। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आयकर विभाग के तहत टैक्स ऑडिट में ऑडिट किसकी होती है? तो किसकी ऑडिट होती है? आय शीर्षक की। आय शीर्षक क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट के तहत 5 आय के शीर्षक हैं। कोई भी आदमी कमाएगा कैसे, ये बताओ। आपके पापा क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब। तो कमाई कहां से आ रही है? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो कमाने का एक स्रोत हो गया सैलरी। और सोचो, एक तो हो गई नौकरी, और आय का स्रोत क्या हो सकता है? एक कईयों के पास पुश्तैनी जमीन है साहब, और किराए की इनकम से पेट भरते हैं। जैसे हमारी बिल्डिंग की मालकिन करती कुछ नहीं, पर आराम से 5 लाख रुपए महीना आ रहा है। ये पूरी बिल्डिंग के 5 लाख रुपए तो किराया ही, 3 फ्लोर है, 5 लाख रुपए महीने की कमाई है उसकी। घर बैठे मजे कर रही है आराम से, बस एक बार बिल्डिंग बना दी। तो एक इनकम का स्रोत क्या हो गया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपदा से आय। एक होगी नौकरी। तीसरा, मेरे जैसे लोग, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यापार से, पैसे से आय। और सोचो, मेरा एक क्लाइंट है बच्चों, कुछ नहीं करता, पूरे दिन कुछ नहीं करता, सिरसी रोड पे 400 बीघा जमीन है। 11 बजे तो वो उठता है, फिर नहा धोता है, पूजा पाठ करता है, 1 बज जाते हैं। तो 1 बजे तक का तो टाइम पास हो गया, आगे का कैसे करे? तो किसी ना किसी को ढूंढता है और उसके जाके बैठ जाता है। तो मैंने उससे पूछा, भाई तू कमाता क्या है? मैं कुछ नहीं करता। मैं कहता तो बड़े मजे करता है यार, रोज तो गाड़ियां चेंज करता रहता है। बोले साहब हम 400 बीघा जमीन है, मैं हर साल 1 बीघा जमीन बेच देता हूं, और उसमें आराम से 20 लाख रुपए अपने पास में आ जाते हैं, 20 लाख खाते हैं, मजे करते हैं। मैं कहा यार तुम जमीनें बेच बेच के मजे कर रहे हो? हाँ। बोले सर और क्या करें बताओ, 400 बीघा जमीन है,
400 साल लगेंगे बेचने में, और हर साल रेट बढ़ती जा रही है, तो मेरे तो 7 पीढ़ियों का तो जुगाड़ हो गया। तो मैं काहे को कमाऊं? आप जैसे लोग कमा के करते क्या हो? हमारे यहाँ पे आके जमीन खरीद लेते हो, मैं बेच रहा हूं। अब साहब ये भी इनकम का एक स्रोत है, इसको कहते हैं कैपिटल गेन। संपत्तियों को बेचना, ठीक है, गहने को बेचना, जो शेयर खरीदे उनको बेचना, गोल्ड बेचना। तो 4 स्रोत समझ में आ गए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन। और कई ऐसे भी होते हैं कि अभी आप कमाते हो क्या? तो बोला हाँ सर कमाता हूं। क्या करते हो? सर ये मत पूछो। मैंने कहा बता तो सही। सर टोपीबाज हूं मैं, कुछ भी कर लेता हूं, किसी को भी टोपी पहना देता हूं। अभी मान लो इलेक्शन में नेता लोगों ने भाषण लगाया, बोले यार उनको भीड़ चाहिए, एक आदमी को 500 रुपए देंगे, तो मैं तो पहुंच जाता हूं सर वहां पे जयकारे लगाने, ये लोग 500 रुपए कमा लिए। तो कई ऐसे भी लोग हैं जो इनके अलावा और इनकम का स्रोत है, तो वो कौन सी है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो 5 स्रोत होते हैं, उनकी ऑडिट होती है। आयकर अधिनियम की धारा 44 एडी एडीए, ये ऐसी धाराएं जिनमें करदाता को अपनी आय किस आधार पे घोषित करनी होती है? अनुमान के आधार पे। किस आधार पे करनी होती है? अनुमान। जैसे मैंने क्या बताया, 8% ट्रक की इनकम। लेकिन अगर कोई आदमी अपनी आय इसमें जो बताएगी, ये धारा में बताएगी जो इनकम है, उससे कम घोषित करना चाहता है, तो उसे चार्टेड अकाउंटेंट से क्या करानी पड़ेगी? ऑडिट करानी पड़ेगी। बोलो समझ में आ गया क्या? तो आज आपकी एक टाइप की ऑडिट कंप्लीट हो गई, कौन सी? टैक्स ऑडिट। कल आगे अपन इसको कंटिन्यू करेंगे।